हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। आज के वीडियो में हम देखेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रिलिमिनरी पार्ट। ओके, जो कि डील करता है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक। यस, सेक्शन 3 से ऑनवर्ड्स चैप्टर 1 से शुरुआत होती है। तो प्रिलिमिनरी पार्ट में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही है जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका एक्ट नंबर है 9 ऑफ 1872 और इसकी कमेंसमेंट डेट थी 25 अप्रैल 1872। तो इसका जो है ये शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी में कहता है। तो ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये पार्टीज़ के राइट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में कहता है और ये अपने आप में एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। तो इसको कंप्लीट करने के लिए एसआरए और सीपीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो और इसीलिए ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है, कंप्लीट कोड नहीं है। तो देखते हैं सेक्शन 1 क्या कहता है। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसका एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, तो इन्फोर्समेंट डेट बताई गई है और इसके ये कहाँ तक लागू होता है ये बताया गया है। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया आफ्टर 2019 द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये अभी पूरे होल इंडिया पर ही लागू होता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद से। तो एंड इट शैल कम इनटू फोर्स, मतलब इसकी इन्फोर्समेंट डेट है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, मतलब 1 सितंबर 1872 इस दिन ये लागू हुआ था, इन्फोर्समेंट में आया था। तो सेविंग क्लॉज ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी स्टैट्यूट एक्ट रेगुलेशन के से टकराएंगे नहीं और इसको ये बचा के रखेंगे, बस यही ये सेविंग क्लॉज कहता है। तो सेक्शन 2 कहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मीन्स डेफिनेशन क्लॉज। तो इसमें डेफिनेशंस दी गई है, थोड़ी अलग तरीके से दी है। In this act, the following words and expression are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. तो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए डिफाइन करता है ऑफर को, प्रपोजल को। तो प्रपोजल को ही ऑफर कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑफर की डेफिनेशन कहाँ दी है या फिर प्रपोजल की डेफिनेशन कहाँ दी है ये। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज में when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जैसे हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर हमको किसी को प्रपोजल किसे कहते हैं, देखिए अगर मुझे मेरी कोई इच्छा बतानी है या फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि या फिर मुझे किसी को कोई चीज़ करने से रोकनी है, तो मैं वो चीज़ क्या करती हूँ, सामने वाले पर्सन को बताती हूँ कि मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। क्यों बोलते हैं हम सामने वाले पर्सन को कि हम उसकी असेंट लेना चाहते हैं, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो सामने वाला हमारी जो प्रपोजल है, हमारी इच्छा है, उसको एक्सेप्ट करे विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट एंड ऑब्स्टिनेंस। ऐसी इच्छा से, ऐसी एक्ट से, ऐसे ऑब्स्टिनेंस से उसका एक्सेप्टेंस मिले। तो ऑफर प्रपोजल इसे कहते हैं। हमारी इच्छा रहती है ऐसे कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, इस हिसाब से हम उसको एक हमारी मन की इच्छा बताते हैं या हमारे
जो जो हम एक्ट करना चाहते हैं या किसी को रोकना चाहते हैं उस एक्ट से, तो वो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रपोजल किया, तो प्रपोजल उसे माना जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 2 सब क्लॉज ए कहते हैं। हम ऑफ़र कहते हैं उसको, कि हम एक ऑफ़र कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारी इच्छा को सामने वाले को जाहिर करते हैं ताकि उसका असेंट मिल पाए, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी डिफाइन करता है प्रॉमिस को डिफाइन करता है। तो देखते हैं, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने प्रपोजल किया है या जिसके सामने हमने ऑफर की है, सिग्निफाइज हिज असेंट थेरेटो, तो वो अपनी असेंट दे देता है कि वो मान्य करता है उस चीज़ को, हाँ मुझे आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट है। द प्रपोजल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब माना जाएगा कि ये प्रपोजल उसने एक्सेप्ट किया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब सामने वाला पर्सन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो बन जाता है प्रॉमिस। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज बी डिफाइन करता है प्रॉमिस को। सेक्शन 2 सब क्लॉज सी डिफाइन प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसर। मान लीजिए मैंने प्रपोजल किया है तो मैं बन गई प्रॉमिसर, और जिसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है वो बन गई प्रॉमिसी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसी। 2 सब क्लॉज डी डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, ठीक है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज और abstains फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise, ठीक है। मैंने एक ऑफ़र किया, मैंने एक प्रपोजल किया और सामने वाले ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने जो बात कही उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस बात को माना जाएगा कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। समथिंग सच एक्ट और ऑब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन किसी एक्ट का हो सकता है, किसी ऑब्स्टिनेंस का हो सकता है, और या वैल्यू में हो सकता है, ठीक है। समथिंग हैविंग सम वैल्यू, तो कंसिडरेशन इस टाइप का हो सकता है फॉर द प्रॉमिस। सेक्शन 2 सब क्लॉज डिफाइन एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन हो गया, प्रपोजल ने प्रपोजल लिखा और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिसर हो गया, प्रॉमिसी हो गया, प्रपोजल रख दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद कंसिडरेशन आ गया, तो क्या हो गया? वो एग्रीमेंट हो गया पार्टीज के बीच में। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ डिफाइन रेसिप्रोकल promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Section 2 subclause G defined void agreement. तो void agreement कौन से होते हैं? An agreement not enforceable by law is said to be void. सेक्शन 2 सबक्लॉज एच डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होता है, ये रीड विद सेक्शन हमने सेक्शन 10 के साथ पढ़ना है। तो जब सेक्शन 10 की कंडीशंस की फुलफिलमेंट हो जाएगी तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज आई डिफाइन वॉइडेबल एग्रीमेंट। तो वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटो बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, तो इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सीधा सीधा इन्होंने ऐसे बताया है कि एक के तरफ से तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है किसी एक या दूसरे एक से ज़्यादा पार्टीज़ के साइड में, और एक तरफ दूसरे साइड के पार्टीज़ के बिहाफ में वही एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को बोलेंगे
वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 2 सब क्लॉज जे डिफाइन करता है कि कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच कीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट कीज टू बी इन्फोर्सिबल। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है तब वो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। सेक्शन प्रिलिमिनरी देखा हमने, इंट्रोडक्शन देखा, सेक्शन 1 और 2 को कवर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।